हाय स्टूडेंट्स, मैं जगवंत पाल एंड आइडियल कोचिंग सेंटर दुमका से। तो चलिए आज आप लोगों के सामने एक सवाल बताने जा रहे हैं। ये सवाल क्या देखती है, अब्बा-बेग तथा विद्युत धारा के मध्य संबंध। इसका मतलब क्या है, इसके पीछे वाले क्लास में हम लोग विद्युत धारा के बारे में भी पढ़े हैं और अब्बा-बेग के बारे में भी पढ़े हैं। विद्युत धारा को हम लोग आई से सूचित करते हैं और अब्बा-बेग को VD से। तो इसके मध्य हम लोग संबंध देखेंगे कि विद्युत धारा तथा अब्बा-बेग के मध्य संबंध क्या है। तो चलिए देखते हैं ये सवाल। देखिए सवाल क्या है, अब्बा-बेग तथा विद्युत धारा के मध्य संबंध स्थापित करें। इसका मतलब क्या है, अब्बा-बेग हम लोग किससे सूचित करते हैं, VD से, और विद्युत धारा को I से। इसका मतलब क्या है कि विद्युत धारा भी हम लोग सेपरेट, इसका परिभाषा हम लोग देख चुके हैं कि आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहा जाता है। ये हम लोग पहले देख चुके हैं। उसके बाद हम लोग इसका भी सेपरेट परिभाषा हम लोग देख चुके हैं। क्या देखे हैं, अब्बा-बेग का परिभाषा, किसी चालक तार में विद्युत क्षेत्र आरोपित करने के पश्चात उस चालक तार में इलेक्ट्रॉन्स द्वारा प्राप्त किया गया औसत वेग को अब्बा-बेग कहा जाता है। इसका व्यंजक भी हम लोग निकाल चुके थे, यानी अब्बा-बेग का। क्लियर। अब देखिए अब्बा-बेग तथा धारा के मध्य संबंध क्या रहेगा, यही दिखाना है। संबंध कुछ भी हो सकता है कि I बराबर VD, ये भी हो सकता है। I समानुपाती VD, ये भी हो सकता है। I व्युत्क्रमानुपाती VD, ये भी हो सकता है। तो देखना होगा कि दोनों के बीच संबंध क्या आ रहा है। तो चलिए यही दिखाना है सवाल में, आगे समझ में। तो चलिए दिखाते हैं इसके आगे। तो सबसे पहले दिखाते हैं इसका डायग्राम। तो चलिए सबसे पहले इसका दिखाते हैं डायग्राम। देखिए डायग्राम में क्या आया है कि एक L लंबाई की एक चालक तार है। उस चालक तार में क्या किए, विद्युत क्षेत्र E आरोपित कर दिए। तो उसमें इलेक्ट्रॉन की दिशा किधर होगा, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर। तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन औसत वेग प्राप्त कर रहा है उस वेग को हम लोग क्या कहते हैं, अब्बा-बेग। तो देखिए यहाँ पर अब्बा-बेग हम लोग क्या ले, VD, इलेक्ट्रॉन की दिशा किधर है, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर। क्लियर। तो देखिए इसमें एक अल्पांश लिए, पूरी चालक तार की लंबाई क्या है L, एक छोटे से अल्पांश हम लोग क्या लिए, डेल X। क्लियर। तो देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन है तो पूरे चालक तार में कितना आएगा, तो उसके लिए क्या दिखाना होगा, इकाई आयतन पर देखेंगे इलेक्ट्रॉन। इकाई आयतन पर इलेक्ट्रॉन की संख्या हम लोग ले लेते हैं स्मॉल n। क्या लेंगे, स्मॉल n। इकाई आयतन पर इलेक्ट्रॉन की संख्या स्मॉल n है। तो जब आयतन से गुना कर देंगे तो पूरे आयतन में कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या आ सकता है। तो देखिए ये जो डायग्राम देख रहे हैं इसका परिभाषा आप लोग लिख सकते हैं। जो डायग्राम में देख रहे हैं वही है इसका परिभाषा। क्या बनेगा या नहीं बनेगा, तो देखिए इसका परिभाषा। देखिए जो लैंग्वेज आया है वो परिभाषा क्या आया है, जो हम लोग डायग्राम देख रहे हैं वो डायग्राम का ही देखिए परिभाषा। माना L लंबाई के चालक तार पर आरोपित विद्युत क्षेत्र वेक्टर ऑफ E है। जो डायग्राम में देख रहे हैं वेक्टर ऑफ E है, वेक्टर ऑफ E है। पूर्ण विराम। तार में अल्पांश की लंबाई डेल X है। देखिए अल्पांश की लंबाई डेल X है तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बिग A है। ये देखिए अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हम क्या बोले थे, बिग A से सूचित किया जाता है। पूर्ण विराम। इलेक्ट्रॉन्स द्वारा प्राप्त किया गया अब्बा-बेग VD है। देखिए इलेक्ट्रॉन द्वारा प्राप्त किया गया अब्बा-बेग क्या है, VD है। पूर्ण विराम। चालक तार में प्रति इकाई आयतन पर इलेक्ट्रॉन की संख्या स्मॉल n है। देखिए इकाई आयतन पर इलेक्ट्रॉन की संख्या हम लोग क्या लिए, स्मॉल n है। अब क्या करेंगे, चलिए इसके आगे हम लोग दिखाते हैं मैथमेटिकल। तो परिभाषा तो समझ में आ गया। तो ये परिभाषा आप लोग स्क्रीनशॉट करके रख भी सकते हैं। क्लियर। और इसके आधार पर आप लोग नोट्स भी तैयार कर सकते हैं। इसके पहले जितने सर हम बताएं लैंग्वेज हम नहीं लिखाए हैं। तो देखिए इसमें क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट हमको सवाल भी किया
कि सर लैंग्वेज अगर लिखा है तो अच्छा होता कि हम लोग स्क्रीनशॉट करने के बाद हम लोग बाद में भी नोट्स का तैयार कर सकते हैं। तो इसीलिए ये हम लैंग्वेज भी दिखा दिए। क्लियर? तो चलिए इसके आगे हम लोग देखते हैं मैथमेटिकल के साथ इसको दिखाते हैं संबंध, कि मैथमेटिकल के साथ इसका संबंध कैसे आ रहा है। तो चलिए यहाँ तक हो गया, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। क्लियर हुआ? तो चलिए देखते हैं आगे, इसके आगे हम लोग देखेंगे मैथमेटिकल। देखते हैं मैथमेटिकल। चलिए इसके आगे देखते हैं मैथमेटिकल। देखिए तार में लिए गए हैं अल्पांश की लंबाई। ये जो अल्पांश देख रहे हैं ना, अल्पांश की लंबाई हम लोग क्या जानते हैं? dx। तो देखिए dx बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं? बेग की फॉर्मूला से। बेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटे समय। क्लियर? तो विस्थापन क्या है? डेल x यानी dx, और समय हम लोग क्या लेंगे? अल्प समय। अल्प समय हम लोग क्या लेते हैं? dt। तो देखिए बेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटे समय। तो बेग क्या है? इलेक्ट्रॉन का औसत बेग क्या है? vd, यानी उपभोग बेग। विस्थापन क्या है? डेल x, और समय क्या है? dt। इस dx बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं? vd इंटू dt। देखिए dx इजकल टू dt इंटू vd। क्लियर? अब देखिए अल्पांश की आयतन। आयतन जो देखेंगे, ये जो अल्पांश देख रहे हैं ना, ये अल्पांश का हम लोग आयतन देखेंगे। तो आयतन का फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं? ये किस रूप में है? चालक है। मान लेते ये एक चालक है, तो चालक को अगर काट देंगे तो क्या आएगा? वो बेलन के रूप में आएगा। तो उसका आयतन क्या होता है? इसके पहले क्लास में भी हम लोग पढ़ चुके हैं, या 10th क्लास में भी हम लोग देखे हैं कि आयतन बराबर डेल भी। ये छोटा सा आयतन ले रहे हैं इसलिए हम लोग डेल भी ले रहे हैं। पूरे का आयतन लेंगे तो ओनली भी होगा। तो आयतन का फॉर्मूला जो हम लोग 10th क्लास में पढ़े हैं, पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन यहाँ पर एच का कोई उल्लेख नहीं है। एच के बराबर हम लोग क्या लेंगे? dx। ये जो ऊंचाई देख रहे हैं ना, इसलिए उसके बदले हम लोग क्या ले सकते हैं? ये पूरे अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हम लोग क्या लिए हैं? बिग ए। अरे लंबाई से गुना कर देंगे तो पूरे आयतन आएगा। तो ये वाला फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे। इसका मतलब क्या है? ए इंटू dx। ये जो अल्पांश लिए, अल्पांश के साथ इसको गुना कर दिए तो ये पूरे आयतन आ गया। या आयतन बराबर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। इसके बदले हम लोग क्या लिखे? ए इंटू डी एक्स। क्लियर? अब देखिए अल्पांश पर इलेक्ट्रॉन की संख्या, जितना आयतन देख रहे हैं ना, तो इकाई आयतन पर इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या लिए? स्मॉल एन। तो स्मॉल एन को पूरे आयतन से गुना कर देंगे तो मेरा क्या आ जाएगा? कुल इलेक्ट्रॉन्स की संख्या आ जाएगा। तो एन को डी भी से गुना कर दिए तो डी भी का मान ऊपर से पुट कर दिए, ए इंटू डी एक्स, ए इंटू डी एक्स। क्लियर? फिर डी एक्स का मान ऊपर से पुट कर दिए, डी टी इंटू बी डी, डी टी इंटू बी डी। क्लियर? तो ये आ गया मेरा अल्पांश पर कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो ये आ गया मेरा अल्पांश पर कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या। क्लियर? अब देखिए एक इलेक्ट्रॉन का अगर आवेश हम लोग देखेंगे, स्मॉल ई हम लोग अगर ले लेंगे तो पूरे अल्पांश पर आवेश की संख्या क्या आएगा? आवेश का मान क्या आएगा? तो देखिए देखते हैं इसके आगे। तो चलिए इसके आगे हम लोग देखते हैं मैथमेटिकल। देखिए यदि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश स्मॉल ई हो तो अल्पांश पर आवेश क्या आएगा? ये जो अल्पांश देख रहे हैं ना, अल्पांश पर कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या हम लोग देख चुके हैं। क्या है? एन ए डी टी इंटू भी डी। अब देखिए ई को गुना कर देंगे अल्पांश पर कुल इलेक्ट्रॉनों के साथ, तो ये है अल्पांश पर कुल इलेक्ट्रॉन्स की संख्या। ई को हम लोग गुना कर दिए। क्लियर? अब देखिए डी क्यू के नीचे हम लोग ये डी टी को लेके आए, तो इधर क्या बचे? एन, एन को पहले कर दिए, एन ई ए बी डी। अब देखिए ये डी क्यू बाई डी टी बराबर क्या होता है? विद्युत धारा। तो हम लोग लिख सकते हैं विद्युत धारा आई। तो आई बराबर क्या बचा? एन ई ए बी डी। अब देखिए यहाँ पर क्या क्या कांस्टेंट हो सकता है? तो देखिए अवभाव वेग, अवभाव वेग आपका कांस्टेंट नहीं आएगा। क्या क्या आएगा?
n क्या है? नंबर। प्रयोग के दौरान इलेक्ट्रॉन की संख्या ना बढ़ेगा ना घटेगा। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? कांस्टेंट। आवेशी इलेक्ट्रॉन का चार्ज वो तो कांस्टेंट है, आवेश ना बढ़ेगा ना घटेगा। एक इलेक्ट्रॉन का जितना चार्ज है सबसे न्यूनतम चार्ज हम बता दिए हैं। एक क्या है? ये इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। प्रयोग के दौरान क्या चालकता मोटा हो जाएगा या पतला हो जाएगा? ऐसा तो नहीं होता है। इसका मतलब एक क्या रहेगा आपका? कांस्टेंट। तो क्या बढ़ेगा? सिर्फ अवभाव वेग। अवभाव वेग वो वेरी करेगा। इसका मतलब क्या है? इसको हम लोग ले लिए कांस्टेंट। देखिए एन ई क्या आ गया? कांस्टेंट। तो क्या होगा? ये अगर कांस्टेंट हो गया तो आई समानुपाती क्या होगा? बी डी। इसका मतलब क्या है कि धारा बढ़ेगा तो अवभाव वेग भी बढ़ेगा, धारा का मान भी घटेगा तो अवभाव वेग का मान भी घटेगा। आ समझ में? अब देखिए अर्थात अवभाव वेग तथा विद्युत धारा के मध्य समानुपाती संबंध को दर्शाता है। इसका मतलब क्या है? ये जो देख रहे हैं इसका मध्य दोनों के मध्य हम क्या बोलते हैं? संबंध ना दिखाना था। इसका मतलब दोनों के मध्य समानुपाती संबंध को दर्शाता है। जब चालक तार की भौतिक अवस्थाएं अपरिवर्तित रहता है। इसका मतलब क्या है कि चालक तार के भौतिक अवस्थाएं अपरिवर्तित होना चाहिए। इसका मतलब भौतिक अवस्थाएं अगर चेंज होगा, जैसा हम क्या बोले, ये चालक तार की मोटाई प्रयोग के दौरान मान लीजिए ये एक चालक तार है, लेकिन इसमें प्रयोग हम कर रहे हैं, लेकिन उसी दौरान आप चालक तार को खींच दिए तो क्या होगा? चालक तार की मोटाई से वो कम हो जाएगा या पतला हो जाएगा। तो इसका मतलब अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ये जो देख रहे हैं, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या होगा? छोटा हो जाएगा। वो छोटा होगा तो प्रतिरोध का मान बढ़ेगा। इसके पहले हम लोग रेसिस्टिविटी पढ़ चुके हैं। क्लियर? तो देखिए जितने सारे हम आगे जा रहे हैं कि आप लोग क्या कीजिएगा, पीछे वाले क्लास में ध्यान दीजिएगा। अगर पीछे वाले क्लास में ध्यान नहीं दीजिएगा तो सवाल के पीछे सवाल उठते जाएगा और जो दिक्कत होगा वो सॉल्व होने वाला नहीं होगा। इसका मतलब अभी तो लॉकडाउन है, लॉकडाउन देखिए खोलने का नाम ही नहीं ले रहा है। चलिए देखते हैं जितना दिन लॉकडाउन रहेगा ऑनलाइन ही क्लास से आप लोग पढ़ते रहिए। तो देखिए आशा करते हैं 15 अगस्त के बाद अगर खोलेगा तो 15 अगस्त के बाद चलेगा कोचिंग में क्लास, लेकिन अभी आप लोग ऑनलाइन से ही पढ़िए। तो देखिए ये सवाल तो हो गया। इस सवाल में कई डाउट है। इसका मतलब आप लोग क्या ध्यान रखिएगा कि किसी चालक तार में विद्युत धारा का मान अगर हाई करें तो अवभाव वेग का मान भी बढ़ेगा, बस, जो कि यह समानुपाती संबंध को दर्शाता है। तो इस ऑब्जेक्टिव भी उठेगा, तो ऑब्जेक्टिव में भी घुमा फिरा के अभी ऑब्जेक्टिव आ रहा है। पहले जो ऑब्जेक्टिव आ रहा था वो सेलेक्टिंग आ रहा था, लेकिन अभी क्या है वो ऑब्जेक्टिव थोड़ा घुमा के पूछ रहा है जैक बोर्ड में, झारखंड बोर्ड में। तो देखिए अगर बोल देगा कि अवभाव वेग तथा विद्युत धारा के मध्य निम्नलिखित संबंध है, संबंध 4 को दे देगा तो उसी 4 को से ही चुनना होगा कि क्या संबंध है। तो देखना होगा ये समानुपाती संबंध है। क्लियर? तो यही था इसका संबंध। ये सवाल हो गया क्लियर। तो चलिए इसके आगे हम लोग देखते हैं, इसके आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट सवाल। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल क्या है। देखिए इसके आगे सवाल क्या है, अवभाव वेग के सिद्धांत के आधार पर ओम के नियम को व्युत्पन्न कीजिए। तो देखिए ओम का नियम इससे पहले हम लोग देख चुके हैं। ओम का नियम क्या है कि V समानुपाती I, V इक्वल टू आई आर। आर क्या है? नियत यानी कांस्टेंट। क्लियर? तो वही वाला हम लोग यहाँ पर दिखाएंगे प्रूफ। तो किसके माध्यम से दिखाएंगे? वो दिखाएंगे अवभाव वेग के सिद्धांत के आधार पर। अवभाव वेग इसके पीछे वाले टॉपिक हम लोग देख चुके हैं, अवभाव वेग का व्यंजक। तो उसी के व्यंजक के आधार पर हम लोग करेंगे इसका प्रूफ। तो देखिए ये सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जैक बोर्ड में बहुत बार पूछा भी है, तो ये सवाल ध्यान रखिएगा आप लोग, जो 2021 के लिए भी इम्पोर्टेंट है। क्लियर? तो देखिए कि ओम का नियम ये निकालते हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि ओम का नियम कहाँ पर सत्यापन होता है और कहाँ पर नहीं होता है। तो ये टॉपिक फिर हम बताएंगे इलेक्ट्रॉनिक्स में, यानी 9 नंबर यूनिट में। देखिए 9 नंबर यूनिट आप लोग किताब खोल के भी देख सकते हैं, सिलेबस खोल के भी देख सकते हैं। क्या है? इलेक्ट्रॉनिक्स युक्तियाँ।
तो जब हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स युक्तियाँ, तब हम लोग देखेंगे कि ओम का नियम वहाँ पर भी हम लोग देखेंगे क्या वहाँ पर अप्लाई हो रहा है। तो देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक्स में कि बहुत सारे चीज़ हैं, बहुत सारे तत्व हैं कि ओम का नियम वहाँ पर सत्यापन नहीं होता है। अगर यहीं पर थोड़ा अगर बात कर दें तो क्या क्या होगा तत्व, जैसे सोना चांदी, ये सब क्या आएगा, धातु में आएगा, सुचालक में आएगा। लेकिन अर्धचालक में क्या क्या आएगा, जैसे सिलिकॉन है, जर्मेनियम है। तो देखिए अर्धचालक में क्या होता है, ओम का नियम सत्यापन नहीं होता है। क्यों, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स युक्तियाँ में। क्लियर। तो देखिए बहुत सारे सवाल अभी से आप लोग के मन में उठता होगा कि ओम का नियम जो हम लोग देखें कि कहाँ पर सत्यापन होता है। तो देख रहे हैं कि सोना में होगा, चांदी में होगा, ये सब चालक तार में, सुचालक में होगा। लेकिन कहाँ पर नहीं होगा, तब यह भी मन में सवाल उठ सकता है कि ओम का नियम किस धातु में नहीं होगा। लेकिन धातु में तो हो जाएगा, लेकिन अर्धचालक में नहीं होगा। क्लियर, ये ध्यान रखिएगा कि अर्धचालक में ओम का नियम का सत्यापन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, इसके पीछे क्या कारण है, कारण बताएंगे इलेक्ट्रॉनिक्स युक्तियाँ में। अगर किसी को चाहिए अभी से तो व्हाट्सअप कर सकते हैं, हम वो क्लास भी दे देंगे कि ओम का नियम का सत्यापन अर्धचालक में क्यों नहीं होता है। क्लियर। तो देखिए चलिए ये सवाल अभी देखते हैं। चलिए सबसे पहले इसका देखते हैं डायग्राम, कि डायग्राम के सहारे इसका दिखाते हैं प्रूफ। तो सबसे पहले देखते हैं चालक तार का हम लोग लेंगे डायग्राम, उसी के सहारे हम लोग दिखाएंगे इसका प्रूफ। क्लियर। तो चलिए देखते हैं डायग्राम। देखिए ये जो डायग्राम हम लोग देख रहे हैं कि डायग्राम में क्या है, देखिए माना एल लंबाई के चालक तार है जिसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हम लोग क्या लिए, ए चालक तार में आरोपित विद्युत क्षेत्र क्या लिए, वेक्टर ऑफ पी। तो अब्बा वेग हम लोग क्या लिए, वी डी। इकाई आयतन पर इलेक्ट्रॉन की संख्या हम लोग क्या लिए, स्मॉल एन। क्लियर। तो यही देख रहे हैं हम लोग डायग्राम में, तो इसी के सहारे हम लोग निकाल लेंगे आगे। तो देखिए जो डायग्राम में देख रहे हैं, तो डायग्राम के आधार पर आप लोग लैंग्वेज लिख सकते हैं, भाषा लिख सकते हैं। जो डायग्राम में देख रहे हैं वही लिखिए भाषा, अगर नहीं होगा तो यहाँ पर देख लीजिए। तो चलिए इसका जो डायग्राम देख रहे हैं उसी के आधार पर दिखाते हैं इसका भाषा। तो देखिए इसका भाषा क्या है, देखिए आगे। देखिए माना एल लंबाई की चालक तार पर आरोपित विद्युत क्षेत्र वेक्टर ऑफ पी है, पूर्ण विराम। इलेक्ट्रॉन द्वारा प्राप्त किया गया वेग dt है, पूर्ण विराम। चालक तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बिग ए है तथा इकाई आयतन पर इलेक्ट्रॉन की संख्या स्मॉल एन है। क्लियर। चालक तार के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर भी है। इसका मतलब क्या है कि उत्पन्न विभवांतर हम लोग क्या देखेंगे, भी है। क्लियर। तो देखिए ये परिभाषा हम लोग देख लिए, जो डायग्राम में देख रहे हैं उसी के आधार पर देखिए परिभाषा इस टाइप का लिखना है। जो देख रहे हैं वही परिभाषा लिखना है, कि परिभाषा रट्टा मारने का कोई भी जरूरत नहीं है। जो डायग्राम में देख रहे हैं उसी के आधार पर देखिए परिभाषा बना के भी लिख सकते हैं। अगर आगे वाला लैंग्वेज पीछे चल गया, पीछे वाला लैंग्वेज आगे भी चल गया, कोई टेंशन नहीं है कि उससे संबंधित होना चाहिए। जो डायग्राम में देख रहे हैं उसी का संबंधित होना चाहिए। इसलिए जितने सारे हम बताएंगे पूरा फिजिक्स में कोई भी टॉपिक रट्टा मारने का जरूरत नहीं है। जो देख रहे हैं वही लेके परिभाषा, कि आगे पीछे होगा एग्जाम हॉल में कोई टेंशन नहीं है, नंबर फुल मिलेगा। अब देखिए अब्बाबे के परिणामी विद्युत क्या देखे थे इसके पीछे वाले क्लास में, I=NEAVD, इसको समीकरण 1 ले लिए। फिर देखिए उसके पीछे वाले क्लास में भी हम लोग निकाले थे अब्बाबे का व्यंजक, याद है, पीछे वाले क्लास में जाके देखिए। तो उसका भी परिमाण जब देखे थे मोड ऑफ VD क्या था, स्मॉल ई इंटू बिग ई इंटू टाउ, यानी ई टाउ बटे एम। इसको हम लोग समीकरण क्या लेंगे, 2। क्लियर। ये जो देख रहे हैं दोनों इक्वेशन, ये दोनों इक्वेशन हम लोग कहाँ से हम लोग निकाले, और वहाँ वेग के सिद्धांत से, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर है। तो उसके सिद्धांत से हम लोग ये दोनों इक्वेशन लेके आए, समीकरण 1 तो समीकरण 2। अब देखिए ये ध्यान रखिएगा, और ये अगर याद नहीं रहेगा तो आगे सवाल भी नहीं बनेगा, इसलिए सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये देखिएगा जेक बोर्ड में बार बार पूछते रहता है, झारखंड बोर्ड में। तो देखिए यहाँ तक फुल्ली क्लियर हो गया, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है।
अब देखिए इसके आगे दिखाते हैं। चलिए ये परिभाषा हो गया, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए ये परिभाषा का। तो चलिए वाह, तो चलिए देखते हैं आगे इसका मैथमेटिकल। चलिए देखते हैं मैथमेटिकल। चलिए देखिए आगे क्या है। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 के बाद परंतु चालक तार के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर जब हम लोग देखते हैं तो विभवांतर का व्यंजक हम लोग क्या जानते हैं, विभवांतर का परिभाषा कि विभवांतर इज इक्वल टू तीव्रता इंटू दूरी। तो इसका तीव्रता क्या है ए और दूरी क्या है, पूरी की लंबाई एल। ई के साथ एल को गुणा कर सकते हैं, विभवांतर इज इक्वल टू भी इज इक्वल टू लिख सकते हैं ई इंटू एल। तो ई भी इज इक्वल टू ई एल, यानी विभवांतर इज इक्वल टू तीव्रता इंटू दूरी। तो दूरी बराबर क्या आया एल। अब देखिए ई इज इक्वल टू भी बाई एल हम लोग लिख सकते हैं। अब देखिए समीकरण 2 में ई का मान रखने पर, ई का मान समीकरण 2 में रख दिए। देखिए समीकरण 2 में यहाँ पर रख दिए ई की जगह पर। तो समीकरण 2 ई का मान क्या है भी बाई एल हो गया। तो एल आ गया नीचे, तो मोड ऑफ भी डी इज इक्वल टू मोड ऑफ भी डी इज इक्वल टू ई भी टाउ बटे एम एल आ गया। क्लियर। अब देखिए आगे ये जो देख रहे हैं इक्वेशन भी डी का मान क्या करेंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। क्या करेंगे, समीकरण 1 जो देख रहे हैं यहाँ पर, ये जो भी डी है इसका मान क्या करेंगे, भी डी का मान समीकरण 1 में रखने पर तो मेरा ओम का नियम सत्यापन हो जाएगा तुरंत। चलिए यहाँ तक तो समझ में आ गया। तो देखिए आगे चलिए यहाँ तक क्लियर, दिखाते हैं आगे। चलिए देखिए आगे भी डी का मान क्या किए, समीकरण 1 में भी डी का मान रखने पर। क्लियर। तो देखिए आई इज इक्वल टू क्या है, देखिए यहाँ पर आई इज इक्वल टू एन ई ए भी डी। तो यहाँ पर देखिए मान हम लोग पुट किए, तो ई भी टाउ बटे एम एल। क्लियर। अब देखिए ये जो भी है आई के नीचे लेके आए हैं, तो इधर क्या बचा एन, यहाँ पर एक ई, यहाँ पर एक तो ई का स्क्वायर हो गया, ए बचा, यहाँ पर टाउ बचा, नीचे क्या है एम एल। क्लियर। फिर क्या कि इसको इंटरचेंज कर दिए, एम एल आ गया यहाँ पर, ये आ गया यहाँ पर, आई आ गया नीचे और भी चल गया ऊपर। देखिए यहाँ पर आके इंटरचेंज किए। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, एम क्या है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, एल क्या है चालक तार की लंबाई, एन क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई क्या है इलेक्ट्रॉन का आवेश, ए क्या है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ये वाला, टाउ क्या है विश्रांति काल। ये देखिए फुल्ली कांस्टेंट है, प्रयोग के दौरान इसका मान नहीं बढ़ेगा ना घटेगा, प्रयोग के दौरान इसका मान अपरिवर्तित रहेगा। तथा ये हो गया कांस्टेंट। तो कांस्टेंट क्या रहता है, किसी चालक तार में कांस्टेंट क्या रहता है, उसका प्रतिरोध। अगर उसका प्रतिरोध कांस्टेंट हो गया तो क्या होगा, भी बटे आई, इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए तो क्या आ गया, आई के साथ आर का गुणा हो गया, यहाँ पर हो गया भी, तो भी इस गलत क्या बचा आई आर। तो यहाँ पर आर अगर कांस्टेंट है तो हम लोग लिख सकते हैं भी समानुपाती आई। तो ये हो गया ओम का नियम प्रूफ। क्लियर। अब देखिए आगे कि एम एल बटे एन ई स्क्वायर ए टाउ इस गलत हम लोग क्या लेंगे, बिग आर। बिग आर क्या है, ये एक कांस्टेंट है किसी चालक तार के लिए। किसी चालक तार के लिए आर जब प्रतिरोध कांस्टेंट रहता है, नियत रहता है, तब क्या बात आता है, भी समानुपाती आई। क्लियर। लेकिन टेम्परेचर किसी चालक तार में कब नियत नहीं रहता है, अपरिवर्तित नहीं रहता, कब, वो होता है अर्ध चालक में। वो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स में भी पढ़ेंगे, यहाँ पर भी थोड़ा चर्चा कर देते हैं कि क्या पढ़ेंगे। देखिए आगे देखिए ओम का नियम अगर देखा जाए कि कहाँ पर सत्यापन नहीं होता है, कि भी समानुपाती आए कि कहाँ पर सत्यापन नहीं होता है, तो हम कहाँ पर देखेंगे कि अर्धचालक जैसे डायोड में। डायोड क्या है वो हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स में। फिर अगर अभी से चर्चा अगर हम कर दें तो क्या आएगा कि डायोड कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स में
इलेक्ट्रॉनिक सामान में डायोड जरूर रहेगा। जैसे आप लोग ये क्लास मोबाइल से देख रहे हैं तो मोबाइल के अंदर में भी डायोड है। एलईडी 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 देखें आप लोग जो रूम में अभी पढ़ाई कर रहे हैं, देखिए ऊपर साइड में देखो एलईडी बल्ब है। क्लियर? तो एलईडी का फुल फॉर्म क्या होता है? लाइट इमिटिंग डायोड। ये भी हम लोग देखेंगे 9 नंबर यूनिट में। एलईडी वो पूरा जब लॉकडाउन खोल जाएगा, जब हम कोचिंग में क्लास देंगे, ये ऑनलाइन क्लास मेरा चलते जाएगा, ऑनलाइन क्लास तो बंद नहीं होगा, ऑनलाइन क्लास चलते रहेगा। लेकिन लॉकडाउन खोलने के बाद जितने सारे स्टूडेंट मेरे पास पढ़ते हैं तो वो सब जब आइएगा कोचिंग में तब हम पूरा तोड़ के दिखाएंगे, पूरा एलईडी बल्ब हम तोड़ के दिखाएंगे कि उसके अंदर में क्या क्या देखने को मिलता है। क्लियर? तो लाइट इमिटिंग डायोड में ओम का नियम सत्यापन नहीं होता है। इसका अगर देखें तो ग्राफ कैसा होगा, तो ग्राफ पे भी हम लोग विचार करेंगे, वो है 9 नंबर यूनिट में। तो आप भी से थोड़ा बता देते हैं कि आप भी सब लोग देख सकते हैं कि ओम का नियम कहाँ पर सत्यापन नहीं होता है। ये 10th क्लास में भी आप लोग ओम का नियम पढ़े हैं, लेकिन इतना डिटेल्स में 10th में नहीं था। अब देखिए यहाँ पर पूरा डिटेल्स में हम लोग देखेंगे। देखिए पहला बात है जैसे डायोड का डायग्राम जब हम लोग देखेंगे ना, ओम का नियम सत्यापन के लिए ग्राफ कैसे देखे थे? ऐसे आई डालिए थे भी है ना। तो ये था इसका सीधा ग्राफ। ये जो ग्राफ बता रहा है ये हमेशा सीधा बता रहा था। टेम्परेचर हम लोग लिए थे, हमेशा सीधा बता रहा था। लेकिन जब डायोड का ग्राफ लेंगे तब कैसे आएगा? डायोड का ग्राफ ऐसे आएगा, ऐसे। लेकिन कुछ देर बाद वो नियत हो जाता है, लेकिन पूरे सर्किट को देखें तो उसका ग्राफ नियत नहीं होता है जी, जिस कारण हम लोग देखते हैं कि ओम का नियम सत्यापन नहीं होता है। नीचे साइड में भी इसका ग्राफ, ये है डायोड का ग्राफ। क्लियर? ओरिजिन पॉइंट है। अब देखिए कुछ देर बाद तो वो नियत हो जाता है, लेकिन पहला बात क्या है, पूरे सर्किट को देखा जाए तो वो कांस्टेंट नहीं होता है। क्लियर? तो ये था डायोड का। लेकिन उसके बाद एलईडी का ग्राफ हम लोग कैसे देखेंगे? एलईडी के ग्राफ ऐसे होता है। देखिए सीधा जा रहा है, नहीं जा रहा है। तो ये सब ग्राफ हम लोग देखेंगे 9 नंबर यूनिट में। तब तक के लिए आप लोग अपने से भी पढ़ाई कर सकते हैं। अगर इस तरह का अगर सवाल आए हैं तो ध्यान रखिएगा, अगर कोई किसी बार अगर टॉपिक में पूछ दिया, यानी एग्जाम में भी अगर पूछ दिया ऑब्जेक्टिव के लिए कि किस स्थिति में, या तो दे देगा कौन सी तत्व में ओम का नियम का सत्यापन नहीं होता है, तो ध्यान रखिएगा अर्धचालक, सिलिकॉन जर्मेनियम। जैसे आप लोग केमिस्ट्री में आप लोग पढ़े भी हैं, पीरियोडिक टेबल में भी आप लोग देखिए कि अर्धचालक क्या क्या है, वो सब थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो उसी के आधार पर ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है। क्लियर? तो इतना डिटेल्स में अगर देखा जाए तो आप लोग का सिलेबस पर नहीं है, फिर भी हम बता देते हैं। अगर बहुत सारे स्टूडेंट मन में बहुत सारे सवाल भी उठाते हैं। क्लियर? अगर हम कोचिंग में पढ़ाते हैं तो कोचिंग में तो बहुत सारे सवाल उठता है, लेकिन अभी तो आप लोग का उपाय भी नहीं है। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट व्हाट्सअप कर रहे हैं, लेकिन व्हाट्सअप के माध्यम से आंसर देना और जब आप लोग के सामने हम आंसर देते हैं तो इसका बहुत अंतर होता है। तो अभी कुछ उपाय तो नहीं है ना, इसीलिए आप लोग अभी लॉकडाउन में क्या कीजिएगा, पढ़िए। अभी तो ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से बहुत सारे स्टूडेंट स्टडी कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट नहीं भी कर रहे हैं। बहुत सारे क्षेत्र में क्या है कि नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण यूट्यूब के माध्यम से स्टडी नहीं कर पा रहे हैं, या तो जूम क्लास ये सब भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, नेटवर्क का प्रॉब्लम। तो इसलिए लॉकडाउन खोलने के बाद जितने सारे डाउट रहेगा सब हम क्लियर कर देंगे, कोई टेंशन नहीं रहेगा। लेकिन तब तक के लिए ऑनलाइन क्लासेस से ही आप लोग को पढ़ना पड़ेगा। क्लियर? इसके बाद भी किसी का अगर सवाल है तो आप लोग सवाल कर सकते हैं। अभी लॉकडाउन के दौरान अगर किसी को फ़ोन करना है तो फ़ोन कीजिएगा शाम के टाइम, शाम 5 बजे के बाद हम फ्री होते हैं, शाम 5 बजे से रात 10 बजे तक। अगर किसी भी टाइम अगर सवाल पूछना है तो आप लोग व्हाट्सएप में पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप में आप लोग सवाल करके रख दीजिएगा, बाद में हम आंसर दे देंगे, या तो बाद में हम कॉल बैक करके आप लोग आंसर हम दे देंगे। लेकिन अगर फ़ोन करना है, डायरेक्ट पूछना है हमको, तो अभी सुबह के टाइम
कॉल कीजिएगा तो हम रिसीव भी नहीं करेंगे, जो कि सुबह के टाइम हम क्लास में बिजी रहते हैं, उसके बाद उल्टी विलाम में भी बिजी रहते हैं, उसके बाद शाम 5 बजे के बाद हम फ्री हो जाते हैं, फुल्ली फ्री। यानी इसका 5 बजे से शाम 5 बजे से रात 10 बजे तक आराम से कॉल कर सकते हैं, हम रिसीव भी करेंगे, आंसर भी देंगे। कहीं पर भी आप लोग का डाउट रहेगा तो हम सॉल्व कर देंगे फ़ोन के माध्यम से जितना हो सके। इसका मतलब ये कोचिंग में जैसे होता है उतना तो नहीं हो, लेकिन कोशिश करेंगे जितना हो सके। क्लियर? तो चलिए ये सवाल ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद चलेंगे इसके आगे वाला सवाल। तो ये सवाल फुल्ली हो गया क्लियर। क्लियर? तो चलिए इतना ही था सवाल।